Hello everyone. Today I am going to discuss our last topic from the chapter globalization, and this is the last part of chapter agriculture. Today I am going to discuss the impact of globalization on agriculture. So globalization means शेयरिंग एंड इंटरेक्टिंग मीन्स उसे ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि आपकी कभी भी कोई चीज़ जब क्या करते हो शेयर करते हो या किसी से इंटरेक्ट करते हो। लेकिन ये शेयरिंग जो इंटरेक्शन हो रहा है ये जो हमारा हो रहा है वो डिफरेंट पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे है हमारा डिफरेंट कंटिनेंट्स हैं हमारे, तो वहाँ के रहने वाले लोगों से जब हमारा इंटरेक्ट होता है उनसे शेयरिंग करते हैं। क्या शेयर करते हैं? अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने कल्चर्स शेयर कर रहे हैं, उनसे रिलीजन शेयर कर रहे हैं, अपना धर्म है और अपना धर्म को कभी कभी प्रोपोगेट भी करते हैं। ट्रेड करना है या तो कभी कॉमर्स, उनसे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो करते हैं इसके लिए हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे शेयर करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द पीपल्स से लोग से मिलते हैं, अपनी बातें सीखते हैं उनसे और कुछ बातें अपनी सिखाते भी उन्हें। दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो होता है कह रहे जो बहुत प्रीवियस टाइम से ग्लोबलाइजेशन जो हमारा वो 19th सेंचुरी से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन से ही शुरू हो चुका था। एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन उस वक्त हमारे इंडिया में ब्रिटेन हमारे आया करते थे। उससे पहले भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट से हमारे यहाँ लोग आते थे फॉर बिजनेस एंड ट्रेड के लिए। बट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में हमारे यहाँ से खासकर जो है वो स्पाइसेस जो है मसाले वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। जो हमारे फार्मर्स होते थे वो खासकर जो साउथ इंडिया के वही जो है हमारे मसाले उगाते थे, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो स्पाइसेस के लिए बहुत बढ़िया है। तो वो हमारे मसाले जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। कहाँ पर? हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। यूरोप में भी हम अपने मसालों को खासकर एक्सपोर्ट करते थे उस वक्त। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में ज़्यादातर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप में ही होता था। ब्रिटेन ने देखा कि हमारे यहाँ की सॉइल बहुत हेल्दी है फॉर कॉटन, हमारे यहाँ कॉटन की जो क्वालिटी वो बेस्ट है टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो भी हमने इंक्रीज़ कर दिया टू द इंग्लैंड। तो वहाँ जो मिल्स हैं हमारे मैनचेस्टर एंड लिवरपूल की, ये कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस थी। तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर मैनचेस्टर और लिवरपूल की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती थी इनमें हमारा कॉटन जो है एज अ रॉ मटेरियल वहाँ पर बहुत ही प्रेफर किया जाता था। तो यहाँ से हम लो कॉस्ट पे वहाँ पर वो एक्सपोर्ट करते थे। तो उस वक्त भी हम उनसे ग्लोबलाइजेशन कर चुके थे, मतलब ग्लोबलाइज हो चुके थे, उनसे कांटेक्ट में आ चुके थे, अपनी चीज़ें शेयर करते थे। मैनचेस्टर और लिवरपूल हमारे वहाँ की खास जो सबसे पहली और ख़ास उस वक्त के इंडस्ट्रियल एरियाज़ सिटीज़ हुआ करती थी। मैनचेस्टर आज भी हम लोग जानते हैं, वहाँ पर आज क्रिकेट मैचेस वहाँ पर होते हैं। मैनचेस्टर का जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है बहुत फेमस है। और उस वक्त जो इंग्लैंड, अगर देखोगे मैनचेस्टर और लिवरपूल का जो ये इंग्लैंड का एरिया है और यहाँ पर ये हमारा जो है एरिया वो मैनचेस्टर का है, ये हमारा लिवरपूल का है। तो मैनचेस्टर लिवरपूल देखिए आगे अगल बगल यहाँ पर लोकेटेड है। और उस वक्त हमारे इंडिया से खासकर एक जब हमारे पास क्लोथ की डिमांड बढ़ गई तो वहाँ पर हमारे धीरे धीरे इंडिगो वर एक्सपोर्टेड टू द ब्रिटेन। इंडिगो मतलब नील जो होती थी हमारे यहाँ पर ग्रो करी जाती थी हमारे यहाँ के जो लैंड पर, और इंडिगो को ग्रो करके खासकर बिहार वाले और इधर वाले एरियाज़ में जो हमारा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडिगो ग्रो करते थे और ब्रिटेन को उसको हम एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। ब्रिटेन को बहुत डिमांड थी इंडिगो की, वो हम पे प्रेशराइज़ करते थे हमारे फार्मर्स पे कि इंडिगो ग्रो करिए। बट इंडिगो इज़ नॉट लाइक दैट क्रॉप कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे और आपके लैंड को भी एग्जॉस्ट कर देता है विद द न्यूट्रिएंट्स। तो चंपारण मूवमेंट करना पड़ा हमें। गांधी जी आए जब 1915 में, तो 1917 में उन्होंने चंपारण में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, जो कि बिहार में चंपारण है। वहाँ के किसानों के साथ मिलकर उन्होंने इंडिगो खेती करने से मना कर दिया और उनके अगेंस्ट जो है वो रेवोल्यूशन और रिवोल्ट करने लगे। चंपारण की मीटिंग जो है गांधी जी ने सभी लोगों वहाँ के लोगों को क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया और उनके अगेंस्ट एक साथ होकर वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दी, उनके लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका जो फार्मर्स हैं, हमारे में अमेरिका के फार्मर्स में क्या खास बात होती है कि अमेरिका के फार्मर्स हैं वहाँ के लोगों को क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं। वहाँ के जो क्रॉप्स वो उगाते हैं जो फार्मर उनको सब्सिडी दी जाती है। अब सब्सिडी से क्या होता है, वहाँ के जो हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं हमारी क्रॉप्स हम अपने कंट्री में वही उगाते हैं और अपने कंट्री में ही हमें महंगी पड़ती है बेचना। लेकिन जो अमेरिकन जो अपने प्रोडक्ट्स उगाते हैं वो गुड क्वालिटी के होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है उनकी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, उससे उनको हमारे यहाँ पर कम रेट में बेचने का एडवांटेज मिल जाता है। हमारे यहाँ पर वो कम रेट पे फ़ॉरेन का गुड्स बेचते हैं ताकि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वही हमें महंगे लगते हैं और हम उनका गुड्स ही प्रेफर करने लगते हैं, उनकी ही सामान खरीदते। सोचते हैं कि इस रेट पे हमको तो फ़ॉरेन गुड्स मिल जा रहा है, कितना अच्छा क्वालिटी है, चलो वही खरीद लेते हैं। तो यहाँ के इंडियंस को कम्पीट करने में बहुत दिक्कत होती है, उनका कॉम्पिटिशन उनके लिए बहुत हाई हो जाता है। तो यहाँ के फार्मर्स और परेशान हो गए और स्टार्व करने लगेंगे भूख से। तो फिर इसको बचने के लिए हमारे पास आया है जीन रेवोल्यूशन। जीन रेवोल्यूशन जो है हमारा
वो क्या है। तो जीन एवोल्यूशन जो है खासकर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे जो क्रॉप्स होती हैं जितनी भी है उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उनके जीन्स में बदलाव कर उनके अंदर क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं जो कि हमारे लिए फेवरेबल हों। जैसे लिखा है इन्वेस्टिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। हमने क्या किया, इन्वेंटिंग किया, नए नए वैरायटी ऑफ सीड्स जो हमने इन्वेंट किए, चाहे वो हमारे खासकर जो सीड्स जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, इनमें हमने खासकर इम्प्रूवमेंट्स किए ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स हमको मिल सके सिर्फ सेम पीस ऑफ लैंड से। वही लैंड उतनी है, अभी भी उतनी ही सेम लैंड है, लेकिन अभी अब हमको क्या करता है, उस लैंड पर ज़्यादा हमको अनाज मिल पाता है। तो देखें जैसे यहाँ पर देखिए एक हमारी हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कोकोनट ऑयल है, कोकोनट है। कोकोनट में आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे कोकोनट जो है यहाँ पर वो कितना शॉर्ट प्लांट है और कितने सारे हमारे यहाँ पर कोकोनट्स ग्रो कर रहे हैं। तो कितने अच्छा एडवांटेज है हमारे पास इसका। प्लस हमारे पास देखिए पैडी है, एक प्लांट पे कितने लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स उगे हुए हैं, जिससे क्या होता है हमको एडवांटेज मिलता है कि हमें ज़्यादा अनाज मिल सके। सेम अमाउंट ऑफ लैंड है, एरिया ऑफ लैंड उतना ही है, लेकिन हमें इस बार जो हमें मिलता है अनाज वो ज़्यादा मिलता है। तो ये सब क्या है, हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है ताकि हमारे फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट हो उस तरह की फसल हमें मिल सके। अब कह रहे हैं जो बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हमारे नए नए तरह के इसमें इन्वेंट किए हैं। क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारे यहाँ का कह रहे हैं नीड टू ग्रो हाई वैल्यू क्रॉप लाइक। अब जो इस तरह का हम देख रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ कैसा है कि हम क्या करते हैं, जो लेस वैल्यूबल क्रॉप्स होती है वही उगाते हैं, जैसे वीट, पैडी, मस्टर्ड, ये सब उगाते हैं, ये सब लेस वैल्यूबल है। और जब इनको इसी सीड फॉर्म में जब सेल करते हैं तो हमें कोई अच्छी प्राइस नहीं मिलती है। लेकिन इन्हीं सीड्स को अगर जो हम इस पर मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑयल, इनसे बनाते हैं हम अपने ब्रेड या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि ज़्यादा वैल्यूबल होती है, तो हमें इसका ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रॉ सीड्स है, यही है हमारे, जो हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे हमें प्राइस बहुत ही कम मिलता है। तो वी नीड टू ग्रो हाई वैल्यू ऑफ क्रॉप को उगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फ्रूट्स हों, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स हो गए, जट्रोपा, जोकोबा, तो जोजोबा भी प्लांट हमारा, ये सब सारी वैराइटीज़ जो हमारी हैं ये बहुत ही कॉस्टली होती हैं। इनको अगर हम ग्रो करके अगर सेल करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा और उस पैसे से हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए इनकम भी कर सकते हैं और उससे अपने जो रिक्वायरमेंट की जो क्रॉप्स होती है उसको इम्पोर्ट करा लेंगे। जैसे कि हमारे पास राइस है, वीट है, हमें रेगुलर है, पल्स है, दाल, ये सब खाते हैं हम लोग, ये हम इंपोर्ट करा लें, ये कम वैल्यूबल है, इनको ना उगाएं और उगाए क्या, हमारे फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल फ्लावर्स हैं, हमारे फ्लावर्स हो गए, जट्रोपा, जोजोबा, इस तरह के जो हमारे कॉस्टली वाले होते हैं ना प्लांट्स, इनको उगाएं। इससे क्या होगा, हमको बेनिफिट मिलेगा। और कह रहे हैं हमारा जो इंडिया है वो इंपोर्ट करता है, कहाँ से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, सीरियल, वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यूबल कमोडिटीज़ जो है हम मंगाते हैं बाहर से, जो हाई वैल्यूबल होती है हम बाहर से मंगाते हैं, और जो हमारे क्या होती है कम वैल्यूबल हम क्या करते हैं वो हम सेल करते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारी इटाली है, इजराइल है, चाइल है, इन लोगों का जो प्लान है वो फॉलो करना चाहिए। इनमें क्या करते हैं वो लोग, वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो हाई क्वालिटी या कह सकते हैं हाई प्राइस की होती है, वो चीज़ें वो ग्रो करते हैं और उसको वो सेल करते हैं। तो ये चीज़ हम अगर जो अपना ये मॉडल फॉलो कर ले तो हमारे किसानों की बहुत सारी समस्याएं जो होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बूस्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो हमेशा दिक्कत में रहता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा उनके लिए वेरिएशंस नहीं है, काफ़ी दिक्कतें रहती हैं क्योंकि उनके जो कॉस्ट होती है फूड ग्रेन्स की और सब चीज़ें होती है बहुत ही लो होती है, जिससे उन्हें काफ़ी एडवांटेज नहीं मिल पाता एग्रीकल्चर खेती करके। और हमारा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर इंटेंसिव हमारा जो इंडिया है तो इस पर बहुत सारे एग्रीकल्चर ही करते हैं, 70% हम एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। तो अगर 70% खेती जो हम लोग सीरियसली करते हैं, अगर जो हमने कल को उसको इम्प्रूव करके हमने कौन सा कर दिया, उसको हाई प्राइस वाले क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फार्मर्स के लिए बेटर हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज जो चैप्टर पढ़ा, ये हम लोगों का चैप्टर जो है आज एंड हो जाता है। दिस इज़ आवर लास्ट वीडियो, ये हमारा इस चैप्टर का जो था वो लास्ट वीडियो था। अब आगे चल के हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्रिप्शन। थैंक यू ऑल।